हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। तो भाई स्वागत है आप सबका आपके एक और माइंड मैप के शानदार लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखी गति। वाह वाह वाह, सब है ना। अभी तक के जितने अपने लेक्चर हुए सब मस्त शानदार हुए और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो आगे भी ऐसे आप लोग अपना प्यार बरसाते रहना लेक्चर में, और लाइक करने में लेक्चर को कंजूसी ना करें, ठीक है। वो पूरा कर दो, बाकी तो बढ़िया माहौल चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें हमारे पास क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपका ऐसा होने वाला है जो आपको आगे आने वाले सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो भैया हमें चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, और बहुत प्यार से, बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प तरीके से अपन चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देख रहे पास सबसे पहले तो दो चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबने पढ़ रखा है, जानते हैं। हाँ सर, देखो बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डिस्टेंस का मतलब है चले गए पथ की लंबाई, की जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो उस रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होता है उसको बोलते हैं दूरी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है दो बिंदुओं के बीच में हो सकने वाली सबसे न्यूनतम दूरी। वो सिंपल एग्जांपल समझना कि मान ले मेरे पास एक डायग्राम है, बिंदु ए है और बिंदु बी है। अब ए से लेकर बी तक जाने के कई अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, ए से लेकर बी तक जाने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं। तो मान लो आप किसी एक रास्ते पर चले गए, तो इस रास्ते की जो वास्तव की लंबाई होगा वो बनेगा इसका डिस्टेंस, बोले तो दूरी। अच्छा सा। और जब बात करूं किसके डिस्प्लेसमेंट की, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम के बीच में सबसे छोटा रास्ता, प्रारंभ और अंत के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन बनता है। हाँ सर, तो भाई क्लियर सी पॉइंट है कि चले गए पथ की लंबाई दूरी, और सबसे छोटा जो हो सकता है वो विस्थापन बनता है। दूरी मेरे पास क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी दिशा मेरे पास जरूर होगा, ठीक सर। अब दूरी क्योंकि एक अदिश राशि है, अगर अदिश राशि है तो मेरे पास सिर्फ इसके पास परिमाण होता है, परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो भैया जब कोई कण मेरे पास गति कर रहा हो, गतिमान कण के लिए दूरी हमेशा धनात्मक ही होगा, वो कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। सर जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने बोला ना कण चल रहा है, और जब जब कण चलेगा दूरी हमेशा बढ़ता ही जाता है। कि भैया मैं 1 मीटर चल लिया, मैं 2 मीटर चल लिया, मैं 3 मीटर चल लिया, जितना तू चलेगा दूरी उतना बढ़ता चला जाएगा। जैसे बाइक पे चलता है, गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलता है, सर दूरी लगातार बढ़ता है, उसका मीटर उसका जो होता है मीटर हमेशा आगे बढ़ता है, कभी कम नहीं करता, ठीक है। तो दूरी को मापता है, तो गाड़ी का मीटर क्या मापेगा भैया? दूरी को मापेगा। हाँ जी साहब, ठीक है। अब सुन, और वहीं बात करें किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट। अब सर क्योंकि सदिश राशि दिशा इंपॉर्टेंट है बाबू, तो बात समझिएगा। अगर कोई कण गति कर रहा है तो भैया उसका डिस्प्लेसमेंट धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। सर कैसे? देख समझाता हूं कि मान ले हमने पहले पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का गति किया, हम कहां गए? प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? धनात्मक है। अच्छा चल मान ले मैं घूम के वापस यहां पर आ गया, तो जहां से शुरुआत की थी वापस वहीं पे आ गया, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? जीरो। हाँ सर। और अगर आप चले गए थोड़ा पीछे तो भैया अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो गया? नेगेटिव। अच्छा, तो आपका कण जब गति कर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट गति के दौरान भी धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो मेरे पास बन सकता है, ठीक सर, चलेगा। अब दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां संभव होती। सर क्यों भाई? अनगिनत रास्ते ना, दो बिंदु मतलब ए से लेकर बी तक जाने के अनगिनत रास्ते, तो जितने अलग अलग रास्ते उतनी अलग अलग लंबाइयां, और जितनी अलग अलग लंबाइयां होंगी उतनी ही ज्यादा दूरियां आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? लेकिन बात करें डिस्प्लेसमेंट, सर दो बिंदुओं के बीच में आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो एक ही हो सकता है, प्रारंभ से अंत की ओर, काम खत्म, ठीक है। अब बात समझिए, सर दोनों मेरे पास क्या है? तो लंबाई। अगर दोनों ही मेरे पास लंबाइयां हैं तो इनका यूनिट क्या आएगा? मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, ठीक सर। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला L⁻⁴ यही लिखोगे क्या? हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक खास पॉइंट याद रखने वाला है कि जब कभी कोई कण गति करता है तो ये बात याद रखेंगे कि दूरी मेरे पास क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है या बराबर होता है आपके विस्थापन के परिमाण के, क्योंकि विस्थापन आपका घट भी सकता है लेकिन दूरी हमेशा बढ़ता ही है। तो गतिमान कण के लिए दूरी हमेशा ज्यादा रहेगा या बराबर हो सकता है विस्थापन के। बराबर कब होगा? बराबर तब होगा जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, तब मेरे पास क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेरे पास सेम चलते हैं। लेकिन जब कण चलते हुए अपनी गति की दिशा बदल दे,
जब कण चलते हुए गति की दिशा को चेंज कर ले तो उस केस में डिस्टेंस मेरे पास ज्यादा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट की तुलना में। वाह वाह वाह, क्या बात सर, मजा ही आ गया। चल बात करते हैं आगे। अब सर ऐसे मेरे पास क्या है ना, कुछ खास सवाल होता है कि एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सवाल में क्या बोला गया कि जो कण है मेरे पास वो वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, सर कुछ ऐसा कि भैया गोल गोल चक्कर है, हाँ सर त्रिज्या कितना आर है, कण मेरे पास ए से बी चला गया, ए से बी जाने में उसने इतना थीटा कोण चला होगा। अब वो ये पूछेगा कि मेरे पास दूरी कितना चला और विस्थापन कितना चला। तो दूरी का सिंपल फंडा कि भाई चले गए पथ की वास्तविक लंबाई, जो कि इसके लिए क्या बनेगा, वृत्तीय चाप। चाप क्या होता है भैया, कोण इंटू त्रिज्या, तो थीटा इंटू आर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास प्रारंभिक बिंदु की अंत से दूरी, प्रारंभिक घेरा अंत घेरा, इनके बीच का सबसे छोटा जो दूरी होगा वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने का, 2r sin थीटा बटा 2, r इसमें क्या है, त्रिज्या, आर मेरे पास क्या भाई इसमें त्रिज्या, इसको कहा जाएगा। ठीक बॉस, चलेगा सर जी हाँ। और याद रखेंगे कि टाइम हमेशा वास्तविक पथ पर ही लगता है। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे समय हमेशा वास्तविक पथ से ही निकाला जाता है, कि जिस पथ पर चले हो उसी से समय आपको निकालना होता है। ठीक है चलेगा। बात करें अब ऐसे चाल और वेग, नाम लगता है बिल्कुल एक जैसे, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क होता है। चाल और वेग, सर जो फर्क आपके दूरी और विस्थापन में था बिल्कुल वैसा ही फर्क आपका इन दोनों में देखने को मिलेगा। चाल क्या बोलते हैं कि दिए गए पथ में या बोले एकांक समय में तय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो भैया इसका बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बचपन से एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा सर, तो भैया एकांक समय में तय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। सेम टू सेम तरीके से वेग क्या बनता है, आपके एकांक समय में तय विस्थापन को कहते हैं। अच्छा तो वेग का बेसिक फॉर्मूला क्या कहा जाएगा भाई, विस्थापन बटा समय। सब बहुत बढ़िया, शाबाश, एक नंबर। तो एकांक समय में तय विस्थापन वेग बनता है, एकांक समय में तय दूरी चाल बनता है। अच्छा अब सर जैसे आपका डिस्टेंस एक अदिश राशि था बिल्कुल वैसे ही मेरे पास चाल भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर था बिल्कुल वैसे मेरे पास वेग क्या है, सदिश राशि होता है। सर ठीक है, अगर दूरी मेरे पास हमेशा धनात्मक होता है तो गतिमान कण के लिए आपका चाल हमेशा धनात्मक आएगा वैल्यू के साथ। लेकिन बात कैसे क्या, वेग, सर वेग क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है तो बिल्कुल वैसे ही मेरे पास ये भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो पाएगा। अच्छा तो सर जो पॉइंट वहां पे वैलिड था वो यहां पर भी वैलिड। सर क्या कि अगर मेरे पास डिस्टेंस हमेशा ज्यादा या बड़ा आता है डिस्प्लेसमेंट के, तो बिल्कुल वैसे ही आपका जो वेग होता है, चाल जो होता है, चाल होता है सर, चाल भी आपका हमेशा बड़ा आएगा या बराबर आएगा वेग के परिमाण के ऐसे बराबर आएगा। सीधा सिंपल सा काम का पॉइंट। ठीक सर चलेगा, हाँ सर एकदम बढ़िया शानदार। चल ठीक है, अब यहां पे क्या है बात समझेंगे। रुको कहां गया, यहां देखो, इसको पढ़ने दो। देखो अब क्या होता है, यहां पे एक टर्म का बड़ा इस्तेमाल होता है, एक चीज बड़ी बोली जाती है, इसको बोलते हैं एक समान चाल। अगर हम कह रहे हैं एक समान चाल से, इसका मतलब क्या है, एक समान चाल का मतलब क्या है कि कण की चाल नियत है, वो कभी बदल नहीं रहा है कि भाई एक फिक्स चाल चल रहा है। और जब कभी ऐसा हो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक सर, यही अगर सेम बात करूं, एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान वेग। तो एक समान वेग का मतलब क्या है, जैसे सर यहां पे एक समान चाल का मतलब चाल नियत है, यहां पे वेग वेक्टर क्वांटिटी नियत रहेगा। आप समझिए कि अगर मैं किसी वेक्टर को नियत कहता हूं, अगर मैं किसी वेक्टर को कांस्टेंट कहता हूं, उसका मतलब क्या है कि उसका परिमाण और दिशा दोनों मेरे पास कांस्टेंट। अच्छा सर बात समझा। तो अगर वी वेक्टर को कांस्टेंट कहा जाएगा तो कण की चाल व दिशा दोनों ही नियत है, दोनों नियत है, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सर कुल मिला के आप लोग कह सकते हो कि जो चाल है ना, चाल ये मेरे पास वेग का परिमाण है जो नियत चल रहा है, इसमें कोई बदलाव मेरे पास नहीं आ रहा है। सर बहुत बढ़िया,
ठीक है, तो सर सिंपल सी कहानी है, चाल का नियत होना तो वैल्यू सेम होना, वैल्यू सेम होते वो कहीं पर भी जा सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, लेकिन अगर वेग नियत है तो वैल्यू तो सेम है ही सही, दिशा भी फिक्स है, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, सरल रेखीय गति। अच्छा सर, एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए ऐसा होता है, ठीक सर। अब अगर ऐसे में हम एक बात करें भैया, असमान गति, असमान गति कब कहा जाता है? असमान गति हम लोग तब कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि सर हमारे पास जो वेग वेक्टर है वो अब नियत नहीं है, इसमें बदलाव हो रहा है। अब वो चाहे परिमाण में हो या दिशा में हो, इसमें बदलाव हो रहा है कि आपका वेग परिवर्तनशील है, या बोले वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है। और जब कभी ऐसा होता है, जब कभी ऐसा होता है, हम निकालते हैं इनके औसत मान। जब कभी आपके वेग में बदलाव आता है, हम लोग निकालते हैं सर क्या? औसत वेग। अच्छा, तो भाई साहब यहां से बात करें औसत वेग, औसत वेग का सामान्य सूत्र क्या होगा? वही कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल समय, ठीक। और औसत चाल की बात करें, औसत चाल, औसत चाल कुल दूरी, तय कुल दूरी कितना है बटा कुल समय कितना है, ठीक है। अब वही बात से इनमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देख, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, बेसिक सा अंतर है, वो एक सदिश राशि एक अदिश राशि है। ये आपको सिर्फ वैल्यू देगा, वो परिमाण और दिशा दोनों देगा। अब ये बात एक बार थोड़ा क्लियर रखना कि इनमें भी क्या होता है, कुछ स्पेशल केस बन जाते हैं कि मान ले अगर मेरे पास सरल रेखा पे गति हो रही है, सरल रेखा पर गति हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, मेरे पास औसत चाल, औसत चाल सिंपली बराबर होगा औसत वेग के परिमाण के, औसत वेग के परिमाण के बराबर होगा। लेकिन गति की दिशा बदलते ही, गति की दिशा बदलते ही, गति की दिशा बदलते ही, बदलते ही आपका औसत चाल ज्यादा हो जाएगा, औसत चाल ज्यादा हो जाएगा औसत वेग से। क्योंकि भैया जब तक कण आपका सरल रेखा पे चलता है, दूरी और विस्थापन सेम। क्यों भैया? या सोचना, अगर हम इसी रास्ते पे चल रहे हैं तो भाई सबसे छोटा रास्ता भी यही है और आपका वास्तविक पथ भी यही है, तो सबसे छोटा रास्ता और वास्तविक रास्ता दोनों सेम है। अगर दोनों सेम तो दूरी और विस्थापन सेम, दूरी और विस्थापन सेम होंगे तो औसत चाल और औसत वेग समान होगा। लेकिन दिशा बदलते ही आपका दूरी ज्यादा होता है, दूरी ज्यादा होगा तो मेरे पास औसत चाल भी मेरे पास ज्यादा निकल कर आएगा, ठीक सर। अब जब कभी मेरे पास असमान गति होता है, ऐसी अवस्था में हम लोग निकालते हैं औसत मान। अब औसत मान निकालने के भी कुछ स्पेशल केस अपने सिलेबस में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये रहा कुछ स्पेशल सवाल है ना। देखो, अगर मेरे पास कण वृत्तीय पथ पे चल रहा है, हाँ सर वही सवाल, वृत्तीय पथ पे चल रहा है, बिंदु ए से बिंदु बी पे चला गया, कोण थीटा चलता हुआ, हाँ सर। इसके लिए दूरी और विस्थापन बता चुका हूं, दूरी कितना थीटा इंटू आर, विस्थापन कितना मेरे पास आएगा 2r sin थीटा बटा 2 था। अब उसी सवाल में अगर आपसे पूछ ले कि भैया आपका कण चल तो नियत चाल से रहा है, चाल तो नियत है लेकिन गति के दौरान उसकी दिशा बदल रहा है, देख ले भाई, अभी दिशा यहां है, फिर दिशा यहां है, तो गति करते समय उसकी जो वेग है वो स्पर्श रेखा होगा, चलते गए पथ के स्पर्श रेखा में आपका चाल है। अब मेरे को चाहिए सर औसत वेग निकालना है, चाल तो नियत है लेकिन दिशा चेंज हुआ है तो औसत वेग निकालना है। औसत वेग का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पूरा सॉल्व निकालने का शॉर्ट ट्रिक है 2v sin थीटा बटा 2 अपॉन थीटा, इसमें वैल्यू डालो और अपना आंसर निकालो सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चलेगा। अच्छा, अब बात करें इसमें भी कुछ अलग हमारे पास मस्त मस्त कैरेक्टर बन जाते हैं। मान ले कि कोई कण सरल रेखा पे चल रहा है, हाँ सर आपको दे रखा है कि पहले s1 दूरी चला है v1 वेग से, s2 चला है v2 से, s3 चला है v3 से।
जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो औसत मान कैसे निकालें? डायरेक्ट फॉर्मूला S1 प्लस S2 प्लस S3 कुल दूरी बटा समय S1 बाई V1 S2 बाई V2 S3 बाई V3। पर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आपसे नहीं पूछता है, आपसे पूछता है इजी केस। कौन सा? कि दूरियां सारी समान है, S से कितना बच सकता है? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, 10 10 10 20 20 20 50 50 50, कितना बच सकता है? ठीक है, समान दूरियां चली जाए तो ऐसी अवस्था में क्या आएगा? कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो जितने हिस्से हैं वो यहां लिख लेना। n 2 है तो 2, 3 है तो 3, बटे में 1 बटा V1 1 बटा V2 1 बटा V3। सबसे इजी केस आपने जो होता है दो पार्ट वाला, तो 2 पार्ट वाले में हमने हमारे पास जो औसत वेग निकल के आता है वो होता है 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। इनका मान बस 2 डालने का है। ठीक सर। अगर मेरे पास दे रखा है समय, इसमें आपको दूरियां दिया हुआ था कि S1 के लिए V1 है, S2 के लिए V2 है। अगर वो आपको कोई भी समय दे रखा अपन ने तो कि V1 वेग से चला T1 समय के लिए, V2 वेग से T2 के लिए, V3 से T3 के लिए सर। ठीक है, तो ऐसे केस में औसत मान इस फॉर्मूला से निकाल देना सर। ठीक है, अगर मेरे पास समय समान हो सभी के लिए तो आपका T कॉमन होकर कट जाएगा, ये बचेगा। इसका भी सबसे ईजी केस 2 भाग वाला, n का मान 2 रखूंगा तो 2 भाग वाले में V1 प्लस V2 बटा 2 मेरे पास आएगा। ये फॉर्मूले याद रखना, बहुत ज्यादा काम के हैं। ठीक सर, चलेगा। अरे सर दौड़ेगा 1 नंबर, शानदार। ठीक है, ले भैया दौड़, आगे बढ़ो। अगला सवाल, अगला पार्ट, त्वरण। सर त्वरण क्या चीज होता है? भाई त्वरण मेरे पास होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर कि भैया 1 सेकंड में वेग में कितना बदलाव आने वाला है। तो इसको लिख लेना, इस बात को थोड़ा याद रखने के लिए लिख लो कि भैया वेग में 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन, 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन, वेग में 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? उसी को कहते हैं हम लोग त्वरण। क्या बोलते हैं इसको? त्वरण। इसको कहा जाता है, फॉर सिंपल एग्जांपल के मान ले मैंने ए को कह दिया कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा भाई देख लो, इसका जो यूनिट मेरे पास होता है ना वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो होगा विमीय सूत्र जो मैं बता चुका हूं पहले भी चैप्टर के रिवीजन में, L1T-2। हाँ सर, ऐसा मेरे पास बनेगा विमीय सूत्र। अब अगर a का वैल्यू 5, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में वेग में जो परिवर्तन होगा, भाई वो कितना मेरे पास होगा? 5 के बराबर। ठीक है। अब सर ये 5 बढ़ेगा या घटेगा, ये निर्भर करता है कि कण की गति त्वरण में है या मंदन में। सर त्वरण उसको कहते हैं जब मेरे पास क्या है? वस्तु की रफ्तार लगातार बढ़ रहा हो। सर ये कब होता है? ये मेरे पास तब होता है दोस्त कि जब मेरे पास कण की गति की दिशा मतलब कि वेग और a दोनों समान दिशा में हो, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। अगर दोनों मेरे पास समान दिशा में है तो आप इसको कहते हो त्वरण। अच्छा सर, त्वरण। अब सर दोनों समान दिशा में तो त्वरण। सर ऐसी अवस्था में क्या होता है? आपके वेग का परिमाण लगातार बढ़ता चला जाता है, रफ्तार बढ़ती है। अच्छा सर अगर मेरे पास v और a एक दूसरे से उल्टे हो, v और a एक दूसरे से एकदम उल्टा हो, तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं मंदन गति को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें वेग का परिमाण लगातार घटता चला जाता है। अच्छा सर, समझ में आ रही है बात? पकड़ में आया क्या? हाँ सर। अब देख यहाँ पे प्लस माइनस क्या दर्शाते हैं? सदिश में प्लस माइनस क्या दर्शाता है? भाई दिशा को दर्शाता है। प्लस माइनस कभी भी वैल्यू के साथ नहीं लगता है, हम ये दिखाते हैं दिशा के बारे में। देख अगर v मेरे पास आगे है तो v मेरे पास कैसा? धनात्मक है। a अगर आगे है तो धनात्मक है। यस सर, दोनों प्लस प्लस तो त्वरण हुआ। सर ये वेग पीछे मतलब माइनस, ये a पीछे, दो ये भी माइनस है। ठीक है, अगर दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो वो मेरे पास क्या होगा? त्वरण गति होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक सर। अगर मेरे पास दोनों एक दूसरे से उल्टा, ये आगे है तो ये प्लस में आएगा, ये पीछे तो माइनस में आएगा। एक प्लस और एक माइनस किस में है? मंदन बन गया। एक पीछे लग गया, पीछे, ये क्या है? आगे प्लस। अच्छा तो ये क्या है मेरे पास? मंदन। तो जब जब त्वरण होता है रफ्तार बढ़ता है और मंदन वाले केस में रफ्तार घट जाता है। ठीक सर, चलेगा। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे त्वरण से जुड़ी कुछ खास बातें भैया, बहुत ज्यादा खास बातें जिनमें हम बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, तो भैया इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्या कहता हूं सर? शून्य त्वरण का मतलब क्या है? देखो हमने क्या कहा? त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर। अब अगर त्वरण 0 है तो वेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं।
त्वरण है तो परिवर्तन है, त्वरण नहीं है तो परिवर्तन नहीं है। तो त्वरण के जीरो होने का मतलब यह होता है कि उसका वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग उसका नियत रहेगा। तो त्वरण से जीरो होने पर वेग मेरे पास नियत हो जाता है, एक समान वेग उसको कहेंगे या एक समान गति उसको कहा जाता है। लेकिन अगर सिस्टम में मेरे पास आ गया है त्वरण और वो भी से क्या है, कांस्टेंट, नियत त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और जब कभी ये आपका आए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान रूप से होता है कि भाई समान समय में समान परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो भैया जब जब मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, हम लोग गतिकी की समीकरण जो कि ये होती है लगाते हैं हाथ से, इनको अपने को याद रखने का है। ठीक है, याद रखने का है। ओके, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो उसको बोलते हैं असमान त्वरण। देख ले, जीरो था तो वेग कांस्टेंट था, हमारे पास कांस्टेंट हुआ तो गतिकी की समीकरण लग गई। लेकिन अगर मेरे पास ये समान नहीं है, मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन मेरे पास लगातार चेंज हो रहा है, असमान मेरे पास त्वरण है, तो ऐसे में भैया दो बात होती है। एक औसत मान पूछ सकता है, एक आपसे तात्क्षणिक मान पूछ सकता है। औसत मतलब किसी समय अंतराल में, और तात्क्षणिक मतलब आपका किसी समय बिंदु पे। ठीक सर, तो औसत मान कैसे निकालोगे, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। अच्छा, ए कितना, डी बटा डी टी। सही जानते हो ना, डी बटा डी का मतलब होता है अवकलन। डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में सेट रखने का, चलेगा? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ो, चलेगा? अच्छा, अब भैया इनसे जुड़ी कुछ खास बातें जो दिमाग में सेट रखने का, जो आपको जनरली कंफ्यूजन में रहता है या इनसे कभी कुछ थ्योरेटिकल सवाल पूछ ले, पता होना चाहिए। समझो, वेग शून्य होने का मतलब क्या त्वरण भी शून्य होता है? वेग शून्य हो तो क्या त्वरण भी शून्य होता है? गलत बात, हमेशा नहीं, फॉल्स। सर ऐसा कैसे? देखो, वेग शून्य है, वो अभी शून्य है, और त्वरण क्या दिखाता है? त्वरण दिखाता है वेग में परिवर्तन। फॉर सिंपल एग्जांपल कि भैया आप देखो, आपने किसी वस्तु को ऊपर फेंका, हाँ सर, ऊपर फेंकते हो तो अपने गति के उच्चतम बिंदु पे उसका वेग कितना होता है? सर यहाँ पे सर वेग कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हमेशा ही रहता है, तो वेग जीरो हो और त्वरण भी जीरो हो ये जरूरी नहीं है। देख, ए है लेकिन वेग जीरो है, ए का मान, तो भैया ये बात झूठ है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक सर, त्वरण शून्य हो तो वेग भी शून्य होगा। सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेग शून्य होगा? नहीं लाला, समझ, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब आपने अभी समझा है कि वेग कांस्टेंट होगा। वेग कांस्टेंट होगा कि आपके वेग में बदलाव नहीं होगा, जीरो हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बात याद रखेंगे, ये बात मेरे पास झूठ लिखा हुआ, ठीक है? ओहो, ये भी क्या, फॉल्स, झूठा। ठीक है, क्यों भैया लिखेंगे? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेग मेरे पास कांस्टेंट होता है, हर बार जीरो होगा जरूरी नहीं है। ठीक सर। नंबर 3, अगर त्वरण मेरे पास नियत है, अगर त्वरण नियत है तो वेग भी नियत होगा। अरे नहीं लाला, हमने बोला ना, अगर मेरे पास त्वरण है और वो जीरो नहीं है तो वेग कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वेग कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। सर क्यों? क्योंकि हमने बोला है त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन। अगर त्वरण आ रहा है तो वेग बदलेगा, अगर त्वरण पिक्चर में आया है तो वेग का बदलना तय है, वो कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर तो मेरे पास, मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, v प्लस यू बटा 2 बराबर एस बटा टी। से क्या चीज है समझो, कि मान लो कभी आपके पास ऐसा सवाल आया जहां पे आपकी गति सरल रेखा पर है और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, प्रारंभिक चाल u है, अंतिम चाल v है। हाँ सर, हालांकि हम लोग गतिकी की समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो। पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि मान लो कभी मेरे पास ऐसी कंडीशन मिल जाए जहां पे आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग पता हो और दूरी या समय में से कुछ एक चीज पता हो, दूसरा पूछा हूं, भाई एस दे के टी पूछ ले या टी दे के एस पूछ ले, दो में से एक चीज, या तो ये देगा ये पूछ लेगा, ये दे के ये पूछ लेगा, तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सर क्या, प्रारंभिक प्लस अंतिम चाल का औसत बराबर दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। सर ठीक है, अब गति की समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा कॉन्सेप्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस की, मान लो कि कोई वस्तु है, गति कर रहा है किसी चाल v के साथ और आपने इस पे किया a मंदन करोगे तो थोड़ी दूरी के बाद जाके वस्तु रुक जाएगा, तो रुकने से पहले तय दूरी कितना होगा, ये होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। विराम अवस्था में आने से पहले कितना दूरी तय होगा, फॉर्मूला क्या है उसका, v² बटा 2 है। सर रुकने से पहले
कितना समय गति किया है, तो भैया उसका फॉर्मूला u बटा a। u मेरे पास क्या उसकी प्रारंभिक चाल, इसको v लिख दो क्या यार, इसको v लिख दो, इसको v ही लिख लो, ये है v, तो v बटा a कर देंगे। ठीक सर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस v स्क्वायर बटा 2a और रुकने में लगा समय v बटा a, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने का। ठीक सर, चलेगा, शानदार शानदार शानदार। अब देख, अब अगर सर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है समीकरण वाले सवाल से कैसे करूं। देख, अगर आपको रखा है एक्स, सर एक्स क्या है, एक्स बोलते हैं स्थिति, पोजीशन। अच्छा भाई, एक्स के पास क्या है, स्थिति, स्थिति पोजीशन। सर क्या, टी के फलन में, मतलब कि टी के पदों में आपको रखा समीकरण। फॉर सिंपल एग्जांपल कि एक्स बराबर टी स्क्वायर 2t प्लस 3 3t प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, हाँ सर कुछ हो सकता है। टी के पदों में स्थिति आपको दे रखा है, तो आपसे वेग पूछ सकता है, या आपसे त्वरण पूछ सकता है, या उल्टा हो सकता है, वेग देकर आपसे x पूछ ले या a पूछ ले, या a देकर ये दो पूछ ले, कुछ भी कर सकता है। मतलब कुल मिला के तीनों का आपस में संबंध, कोई एक चीज पता होगी, बाकी दो आपसे वो पूछ सकता है। सर कैसे करेंगे, x पता हो, v निकालना हो, क्या करें, d बोलो तो डिफरेंशिएशन, अवकलन। अच्छा, a का मतलब अवकलन होता है, तो भैया हम करेंगे यहां पे क्या, अवकलन। क्या क्या, x पता हो, v निकालना हो, करूंगा अवकलन। v पता है, a निकालना है, एक बार और कर दूंगा अवकलन। तक का है, अल्लाह फॉर्मूला बताया ना, देख फॉर्मूला बताया अपन ने, क्या है कि अगर मेरे पास x पता है, v निकालना है, v बराबर dx बटा dt से निकाल दूंगा। से कौन सा वेग होगा भाई मेरे लाल, ये होगा मेरे पास तात्क्षणिक वेग। कौन सा, तात्क्षणिक वेग, कि किसी क्षण पे निकाला गया वेग, तात्क्षणिक वेग। औसत के फॉर्मूले बता चुका हूं, हाँ सर स्पेशल केस हो चुके हैं, यस सर। तात्क्षणिक वेग होगा कि किसी समय बिंदु पे वेग कितना है वो ये दिखाएगा। ठीक सर, सर v पता है, a निकालना है, फिर से किया अवकलन, आपको मिलेगा a बराबर dv बटा dt से। तो ये मेरे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण इसको कहा जाएगा। सब बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। अच्छा चल मान ले a पता है, v निकालना है, क्या कर रहा हूं सर, समाकलन। क्या कर रहे हैं दोस्त, समाकलन कर रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया, समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अपन बता चुके हैं सर, ठीक है। तो भाई उसी फॉर्मूला में dt को यहां लाएंगे, dv बराबर a dt, इंटीग्रेट किया डेल्टा v। डेल्टा v मेरे पास क्या है सर, वेग में परिवर्तन। बहुत बढ़िया सर, सेम तरीके से v पता हो, x निकालना हो, हम फिर से कर देंगे समाकलन और आपको मिल जाएगा क्या, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो ये बहुत छोटा लेकिन बहुत काम का पॉइंट है, ये डायग्राम जो बना रखा है बहुत काम का है ना। अब ध्यान से सुनिएगा कि इन सब से आपको लिखा गया कि भाई x पता है, करूंगा अवकलन तो तात्क्षणिक वेग मिलेगा, v का करूंगा अवकलन तो तात्क्षणिक त्वरण मिल जाएगा, a का करूंगा समाकलन तो वेग में परिवर्तन मिलेगा, v का करूंगा समाकलन तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन मिल जाएगा। सर ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि समीकरण वाले सवाल में तात्क्षणिक मान ना पूछ के आपसे वो औसत मान पूछ लेता है। तो कैसे करूं, देख अगर मुझसे पूछता है औसत वेग, बेसिक फॉर्मूला क्या है, कुल विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा समय। अगर आपको दे रखा है x का समीकरण, तो भैया विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। सर ठीक है, तो x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। सर ठीक है, विस्थापन क्या बोलूंगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। लिखा गया है क्या, यस सर। अगर कंफ्यूजन में भूल जाए तो मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि ये बात अपने को रटा हुआ होना चाहिए। ये ले मैं लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ऐसे इसको कर देंगे, बोलो हाँ कि ना। सर जी हाँ, चलेगा 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 सर, दौड़ेगा, शानदार। चल ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भैया कहाँ गया, हीरा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। अब हो सकता है कि कभी सवाल में तुम्हें x का समीकरण नहीं, x का नहीं, v का समीकरण देके औसत मान पूछ ले। सर v का समीकरण देके औसत मान पूछे, पर सर फंडामेंटल फॉर्मूला मेरे पास वही, कैसे मेरे को चाहिए विस्थापन। अब सोच, v की समीकरण से पहले तेरे को विस्थापन निकालना पड़ेगा। सर v से विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हो, समाकलन करते हो। जी हाँ सर, तो v की समीकरण को करोगे पहले समाकलन, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा अपन कितना टाइम। सर बहुत बढ़िया, तो अगर x पता है तब तो विस्थापन डायरेक्ट x2 माइनस x1, लेकिन v दे रखा है तो विस्थापन निकालने के लिए समाकलन करना पड़ेगा। चलेगा,
सेम तरीके से बात करें भाई किसकी, औसत त्वरण। अगर v का समीकरण है तब तो सब पता ही है ना, वेग में परिवर्तन का दर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन अगर उसने आपको दे दिया भाई समीकरण ए का समीकरण दे के औसत मान पूछा है, औसत त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ए देकर मुझे पहले वेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा। ऐसा कैसे, समाकलन से निकलेगा वेग का परिवर्तन। सही है, तो वेग का परिवर्तन समाकलन एडीटी अपॉन समय। सब बहुत बढ़िया, तो हर वैरायटी आपकी यहां पे सॉल्व हो जाएगी। अब तो एक छोटा फॉर्मूला आपको और देखने को सब मिलता है, सर कौन सा, ये वाला, कि मान ले आपको वेग दे रखा एक्स स्थिति के पदों में। ध्यान देना, ये मेरे पास t के पदों में था तो डायरेक्ट अवकलन हो के मैंने a निकाल दिया था, लेकिन अगर मेरे को v दे रखा है x के पदों में तो v dv बटा dx से आप लोग ये निकालोगे, v dv बटा dx से आप लोग तुरंत a निकाल पाओगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, मजेदार। चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड लाला। बात करेंगे अगले चरण में। अब सुनो अगला पार्ट, कोई काम का पॉइंट है, ठीक है, ये आपके कई सारे न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज भी आता है और इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा भी सकता है। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा काम का है, ये आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है और इनका डायरेक्ट यूज हम लोग क्वेश्चंस में करते भी है, तो बहुत काम का पॉइंट है। क्या कहता है, यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग 0 है, भाई देख ले कि प्रारंभिक वेग कितना बोल रहा हूं भाई, 0 कह रहे हो, और फिर कह रहे हो कि त्वरण मेरे पास क्या है, नियत है, तो समान समय अंतराल में तय दूरियों का अनुपात, समान समय अंतराल में तय दूरियों का अनुपात। समान समय अंतराल कितना भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, कितना भी, बस समान होना चाहिए, ठीक है। तो समान समय अंतराल में जो तय दूरियां हैं उनका अनुपात 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में होता है, ठीक है। अगर मैं इनका आपस में भाग कर दूं, s1 बटा 1, s2 बटा 3, s3 बटा 5, तो ये आपस में क्या है, बराबर हो जाते हैं। तो भाई कहानी कुछ सिंपल सी ऐसी है कि भैया कण ने गति किया है सरल रेखा पे, ले भाई चला दिया। प्रारंभिक वेग कितना भाई, 0 था, प्रारंभिक वेग कितना, 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम कह रहे हैं कि प्रथम t सेकंड में, अगले t सेकंड में, अगले t सेकंड में, अगले t सेकंड में, अगले t सेकंड में जो दूरियां हम लोग चलने वाले हैं, s1, s2, s3, s4, ये सब की सब क्या है, विषम संख्याओं के अनुपात में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे मेरे पास चलने वाली, ठीक सर। अब ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से पूछते हैं, तो क्या है, समान समय अंतराल की ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। अब बिल्कुल वैसे ही एक बात और कही जाती है सर, क्या, कि कण का वही प्रारंभिक चाल 0 है, ओके सर, वही मेरे पास त्वरण कांस्टेंट है, ओके सर। अब कहानी है कि प्रथम 1 सेकंड में, फिर प्रथम पूरे 2 सेकंड में, प्रथम पूरे 3 सेकंड में तय दूरियों का अनुपात, भैया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे मेरे पास। ऐसा मतलब देख, मान लीजिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, यस सर, मैं कहता हूं कि 1 सेकंड में तय दूरी 0 से लेकर यहां तक का s1 होगा, ठीक सर। मैं कह रहा हूं पूरे के पूरे 2 सेकंड में तय दूरी s2 कहूंगा, फिर पूरे के पूरे 3 सेकंड में तय दूरी को मैं s3 कहूंगा। फर्क समझ रहा है? देख, हर बार शुरुआत से s1, फिर पूरे 2 के लिए, फिर पूरे 3 के लिए, फिर पूरे 4 के लिए, ये सिर्फ टुकड़ों में था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ सर, तो इनका जो मेरे पास दूरी आएंगी वो इनके वर्ग में आएगी, भैया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, डाल रखा है। हाँ सर, 1, 4, 9, 16, हाँ सर, तो वर्ग में मेरे पास आएगी, चलेगा? हाँ सर। और ऐसे ही एक मेरे पास पार्ट होता है जिसको घुमा फिरा के कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या कहता है? कहता है कि सर यदि कण की प्रारंभिक चाल 0 ओके है सर, और वही त्वरण मेरे पास क्या है, नियत है। अभी तक टाइम देकर दूरियों के अनुपात पूछे गए थे, अब यह कहेगा कि अगर हमने समान दूरियां तय करने में लिया गया समय, समान दूरियां कि भैया हमने चलना शुरू किया कि मैं पहले चला s दूरी, फिर चला s दूरी, फिर चला s दूरी, समान दूरियां तय करने में समय जो मेरे पास है उसका अनुपात बताओ। तो वो जो अनुपात है यहां आंखों के सामने है। अगर t1 की बात करूंगा तो 1 - 0, 2 की बात 2 - 1, 3 की बात 3 - 2, 4 की बात 4 - 3। अच्छा, तो जो भी टाइम है उससे 1 माइनस करना है रूट के साथ। तो √1, √0, √2, √1, √3, √2, ऐसे मेरे पास इनके अनुपात आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कॉन्सेप्ट भी और एज अ फॉर्मूला भी। ठीक है, चल जाएगा।
ओके सर, बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या है, यहाँ देखो कुछ स्पेशल तरह के कैरेक्टर हैं। ये सर एक स्पेशल केस आता है जहां पे क्या होता है, किसी कण को प्रारंभ में विराम अवस्था में रखा जाता है। अब शुरुआत में आपने उसको दिया त्वरण a1 अल्फा के बराबर, रफ्तार बढ़ेगा। फिर आपने एक फिक्स टाइम के बाद उसमें कर दिया मंदन। अच्छा, तो पहले कण कर रहा है त्वरण, फिर बाद में हुआ उसका मंदन, मतलब रफ्तार कम हो रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो पहले हुआ त्वरण, फिर हुआ मंदन सर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे जो वो पूछ सकता है कि भैया दोनों भागों में जो चीजें हैं, बोले तो टाइम t1 t2, दूरियां s1 s2, इनमें संबंध पूछ सकता है। तो भैया क्या है, सिंपल सा फंडा है, अल्फा और बीटा इनसे बिल्कुल चलते हैं उल्टे। तो याद रखने के लिए सिंपल सा कि भैया आपका जो त्वरण है वो टाइम से उल्टा रहेगा, जो आपका त्वरण है वो दूरी से भी उल्टा रहेगा, मतलब a1 बटा a2, t2 बटा t1, x2 बटा x1। हाँ सर, तो जितना ज्यादा त्वरण उतना कम टाइम, उतनी कम दूरी, जितना कम त्वरण उतना ज्यादा टाइम और उतनी ज्यादा मेरे पास दूरी। ये इस केस की बात कर रहा हूं, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, चलेगा। हाँ सर, और इसमें जो जनरली आपसे पूछना वो क्वेश्चन में पसंद करता है वो होता है कि इस बिंदु पे जो आपको अधिकतम चाल मिलता है इसका मान कितना होगा। सब कुछ नहीं करना, एक निकालना एक्सेलरेशन, एक आपको औसत टाइप का मान लो एक इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। सर क्या बोलेंगे उसको, ये अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, कि पहले भाग में कितना त्वरण है, दूसरे में कितना त्वरण है, इनका एक तरह से औसत है, एक तरह से मतलब औसत नहीं बोलते इसको, एक इफेक्टिव वैल्यू बोल दो, ठीक है। मैंने निकाल लिया तो बराबर सर क्या होता है, v बराबर u प्लस टी, प्रारंभिक चाल कितना 0, a इंटू टी, तो a इंटू टी, देखा है क्या, हाँ सर a इंटू टी। सर दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रारंभिक चाल 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, a कितना गिरा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सर चाल वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ सर, तो प्रारंभिक चाल 0, तो वी स्क्वायर बराबर 2as, 2as, हाँ सर। तो डायरेक्टली इनका आपस में संबंध है, डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला याद रखो, टाइम बचेगा बहुत सारा, ठीक है, चलेगा। अब बात कर भैया गुरुत्व के अधीन गति, सर इसका उससे संबंध क्या, सेम बात है, सेम बात, बस फर्क कितना सा है कि वहां पे ए का वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आपको दे सकता है, लेकिन जब मोशन अंडर ग्रेविटी या बोले गुरुत्व के अधीन गति की बात आता है, आपके पास ए का वैल्यू फिक्स है, जो धरती के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, जिसका वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, ए बराबर जी, कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग लगभग कितना 10 मान लेते हो, जिसमें कितना था 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको लगभग लगभग कितना हजार मान सकते हो, या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये मीटर नहीं भैया, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अच्छी बात क्या है सर, इसकी दिशा फिक्स है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो दिशा मेरे पास आता है वो मेरे पास फिक्स है कि भैया वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, उसका दिशा फिक्स है कि भैया हमेशा नीचे ही रहोगी, जी के बराबर। अच्छा, अब ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब मेरे पास वेग और त्वरण समान दिशा में होते हैं चाल बढ़ता है, और जब विपरीत दिशा में होता है तो चाल घटता है, त्वरण और मंदन। हाँ सर, तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जरा इस पॉइंट पे बात करते हैं कि मान लो आपने किसी कण को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया, ऊपर की ओर फेंका, सर हमने किसी चाल से ऊपर फेंका, ए कहां लग रहा है, नीचे, सर प्रारंभिक चाल और ये दोनों क्या एक दूसरे से उल्टा है, उल्टा है तो मंदन गति होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, मंदन गति होगा। सर उच्चतम बिंदु, सर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे रफ्तार 0 होता है, कैसे, हमने कहा मंदन, मंदन हो रहा है, रफ्तार कम 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 0, रुक गया, फिर वापस नीचे गिरता है। हम बात करें फिलहाल यहां से ऊपर तक पहुंचने में, तो उच्चतम बिंदु पे वेग कितना 0 होगा। अब वहां तक पहुंचने का समय सर हर सेकंड में आपकी रफ्तार जी से कम होता है, हमने बोला जी क्या होता है, एक सेकंड में होने वाला परिवर्तन, जी। तो भैया आपका जी जो है वो त्वरण है, वो क्या मेरे पास एक सेकंड में रफ्तार कम करेगा, एक सेकंड में कितना कम किया जी, 2 में कितना 2 जी, 3 में कितना 3 जी। तो भैया यू को खत्म करने के लिए भाई साहब ने जी टी टाइम लिया होगा, तो टी कितना मेरे पास होगा यू बटा जी, ओ हो जी बटा आ गया। हमारे पास क्या है, सिंपल सी कहानी कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय यू बटा जी। सर वहां तक पहुंचने में लिया गया समय सर हमें दूरी के पदों में दे सकता है कि भैया कि मान लो मैंने किसी कण को फेंका, वो 50 मीटर तक ऊपर जा पाया, तो उसका समय कितना रहा होगा, सर कितना 2s बटा जी।
सिंपल सा फंडा है कि भाई कितना ऊपर गया, इसको एस नहीं एच बोल दो, उसको एच ही लिख दो, उसको एच, ठीक है। 2h बटा जी सो कहता हूं, रुक जाओ। ले 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 ले, इसको कह दो एच, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, अगर वो आपको दे दे प्रारंभिक चाल और समय पूछ ले यू बटा जी, अगर दे दे दूरी कि भाई मैंने यू वेग से फेंका और वो 50 मीटर ऊपर चला गया तो टाइम कितना लगेगा, तो √2h बाई जी। बहुत बढ़िया लिखा गया है, जब चाल बताओ जब दूरी बताओ, ठीक सर। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो आपको अधिकतम ऊंचाई जो हो रही है वो कितनी प्राप्त होगी, कि मानो सर मैंने किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो अधिकतम कितना ऊपर जा पाएगा, तो कितना, h बराबर यू स्क्वायर बटा जी। सिंपल से केस है, इनको डायरेक्टली याद रखोगे तो बचे रहोगे, टाइम बहुत बचता है, ठीक सर। ऊपर जाएगा समय u बटा जी, दूरी दे रखा है तो √2h बटा जी। सर उच्चतम ऊंचाई जो प्राप्त होगा सर u स्क्वायर बटा 2g, काम खत्म सर, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ये भैया ऊपर फेंकने वाला केस था, क्या बोलते हैं, हाँ, किसी ऊंचाई से छोड़ने पर, किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ने पर, कि वस्तु को छोड़ा गया है, वस्तु को छोड़ा गया किसी ऊंचाई से, तो किसी ऊंचाई से वस्तु को छोड़ने पर सर छोड़ा है, अब छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, रफ्तार बढ़ेगा, भाई गति कैसा है, त्वरित गति होता है। बहुत बढ़िया, तो गति कैसा है, त्वरित गति है, मतलब लगातार रफ्तार बढ़ेगा, ठीक सर। तो किसी टाइम t पर रफ्तार कितना, सर देखो सर ऊपर जाने का टाइम कितना बोला आपने, u बटा जी बोला, हाँ सर u बटा जी। उसी फॉर्मूला को देख ले, यहां गुणा करना तो u बराबर g इंटू टी, देखना तो t समय में प्राप्त किया गया वेग g इंटू टी, अरे हाँ सर, तो भैया वहां पे u देके टाइम पूछा था, यहां पे टाइम देके u पूछ रहा है, सर कि t टाइम में कितना वेग प्राप्त कर लेगा, उसी से u इंटू जी कर दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा सर हम कहते हैं कि ये h ऊंचाई गिरने पर कितना वेग प्राप्त होगा, h ऊंचाई गिरने पे कितना वेग प्राप्त होगा, ठीक है। ये तो t के पदों में था कि 2 सेकंड के बाद कितना वेग होगा, 3 के बाद कितना होगा। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया 10 मीटर गिरने के बाद कितना वेग होगा, 20 मीटर के बाद कितना वेग प्राप्त होगा, सर √2gh से, कहां से आया, उसी से। देख सर आपने फेंका u वेग से कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, u स्क्वायर बटा 2g, है ना। ये आपने ऊपर फेंका था, कितना ऊपर पहुंच पाएगा ये पूछा था, सर मैंने इस बार छोड़ा है तो h गहराई गिरने पे कितना वेग प्राप्त करेगा, तो इस बार उसने h दे दिया, v पूछ लिया, ले भाई इसको वहां फेंक, 2gh, तो भैया फेंका v कितना आ गया, √2g। अरे वाह सर, मतलब सारे फॉर्मूले आपस में लिंक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा चल ठीक है, बोल दे कि गिरने में कितना समय लगेगा सर, √2h बटा जी। सेम ही तो है, ऊपर जाने का समय नीचे आने का समय बिल्कुल सेम टू सेम चलता है सर, ठीक है, √2h बटा जी होता है। तो उसी फॉर्मूला से अगर आपसे पूछ ले कि t समय में कितना दूरी तय कर लेगा, फिर बोले कितना गिर जाएगा, कुछ मत कर, इसका स्क्वायर कर, सॉल्व कर, ये मिलेगा। देख करो स्क्वायर, टी स्क्वायर 2h बटा जी, जी को फेंक उधर, जी टी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2h होगा, तो 2 को वहां भेज दे, तो h कितना हो गया, 1/2 जी टी स्क्वायर। देख ले सेम फॉर्मूला। अरे वाह सर, मतलब ऊपर जाने की गति और नीचे आने की गति दोनों बिल्कुल एक जैसी होते, दोनों में से फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बस चीजों का फर्क होता है। यहां पे u देके आपसे वो टाइम पूछेगा, यहां पे टाइम देके v पूछेगा, यहां पे u देके कितना ऊपर गया वो पूछेगा, यहां पे h देके कितना वेग प्राप्त किया वो पूछेगा। सर आपको हाइट देके बोलेगा कि कितना समय में पहुंच जाएगा, आपको हाइट देके बोलेगा कि भाई कितने टाइम में नीचे गिर जाएगा वो पूछ लिया, या फिर आपसे पूछेगा कि इतने टाइम में कितना नीचे पहुंच जाएगा। सारे फॉर्मूले आपस में मिलते जुलते हैं, सब बहुत बढ़िया। अच्छा सर मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है ना, एक सिमेट्रिक मोशन होता है कि धरातल से धरातल तक आने का जो गति होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, कि जैसा ऊपर जाते वक्त बिल्कुल वैसा ही नीचे आते वक्त। सर कब, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं, बस क्या है कि वायु का प्रतिरोध मतलब है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऊपर जाने की गति और नीचे आने की गति बिल्कुल एक जैसा होता है, मतलब कि T1 बराबर T2 मेरे पास चलता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, टोटल टाइम दोनों को जोड़ने से मिल जाता है कितना, u बटा जी, u बटा जी में जोड़े करता है 2u बटा जी। तो जाकर आने का समय कैपिटल T, इसको भैया अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं उड्डयन काल, मतलब हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं,
उड्डयन काल इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जाकर आने में लगा समय, यू बाई जी। कौन सा यू बाई जी, देखिए ना, यू बेटा जी ऊपर जाने का, इतने टाइम में वो वापस भी आएगा, तो जाने का टाइम आने का टाइम एकदम सेम होता है। और जिस रफ्तार से इसको फेंका गया था उसी रफ्तार से आके टकराएगा जब वायु प्रतिरोध नहीं है। लेकिन अगर वायु का प्रतिरोध आ जाए तो ऊपर जाने में समय कम लगता है, नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है। सर क्यों, जरा सोच सर, जब ऊपर फेंका गया था आपकी ग्रेविटी तो रोक ही रहा था, साथ में हवा भी रोक रहा है, अब दोनों मिलकर रोकेंगे तो चीजें जल्दी रुक जाएंगी। जल्दी रुकना मतलब टाइम कम होना, तो ऊपर जाने का समय हमेशा कम मिलेगा। अच्छा ऐसा, नीचे आते वक्त सर ग्रेविटी रफ्तार बढ़ा रहा है तो उसको, और जो आपकी हवा है वो उसको रोक रही है, तो भाई कुल मिला के गति करवाने वाला बल थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, अब ऊपर जाने की गति का अंतिम सेकंड के भैया ऊपर फेंका गया, हाँ सर अंतिम सेकंड भैया लास्ट के टी सेकंड की बात कर रहा हूं, और नीचे गिरने का पहला टी सेकंड, हाँ सर दोनों में तय दूरियां मेरे पास समान होती है। सर कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर बात करें एक सेकंड की तो टी का मान 1 कितना बचेगा 4.9 मीटर, या बोले लगभग कितना 5 मीटर। तो भैया ऊपर जाने के आखिरी सेकंड में या नीचे आने के पहले सेकंड में दूरियां समान 5-5 मीटर। सही है, हर बार ही होता है भाई। देख लो पहले भाई कितना 5-5 मीटर है। अब सर क्या है, हमने एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था सर, क्या, प्रारंभिक चाल 0 हो, त्वरण नियत हो, तो समान समय अंतराल में तय दूरियां कितना होती है 1, 3, 5, 7, 9 के अनुपात में होती है। बोला था, हाँ सर बोला था। तो देखना अगर पहले सेकंड में तय दूरी 5 मीटर है, प्रारंभिक चाल 0 है, ए का मान कांस्टेंट है, तो भैया अगर पहले पार्ट में तय दूरी 5 मीटर है तो अनुपात के हिसाब से 1, 3, 5, 7, 9 गुणा करते चलो, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 5 25। सर बहुत बढ़िया, तो अगले एक सेकंड में तय दूरी 15 मीटर होगा, फिर कितना 25 होगा। सर मतलब कि भैया नीचे आने का पहला एक सेकंड 5, फिर अगले में भी सेम, अगले में भी सेम। तो मेरे पास क्या है, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, गति दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा होता है, बस फर्क ये होता है ऊपर जाते वक्त रफ्तार कम होता है, नीचे आते वक्त रफ्तार आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। चलेगा क्या, हाँ सर एकदम बढ़िया बढ़िया, परफेक्टली डन है सर। ठीक है चलेगा। यहां देखो एक पार्ट बनता है कि मान लो किसी कण को फेंका, किसी कण को ऊपर फेंका, तो ऐसा कभी कभार एक सवाल आता है कि किसी एक ऊंचाई से गुजरते वक्त उसका समय जाते वक्त t1 था, आते वक्त t2 है। क्या बोल रहा हूं, जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका गया तो किसी ऊंचाई से गुजरते वक्त जाते वक्त टाइम t1 लिया था, आते वक्त टाइम कितना t2 है, तो उनसे जुड़ा कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है। सवाल नंबर 1, उड्डयन काल कितना होगा सर, दोनों को जोड़ दो कि यहां तक का टाइम t1 था, यहां तक का टाइम t2 था। देख लो, देख यहां तक का टाइम कितना t1 है, और जाकर यहां तक आने का टाइम कितना t2 है। हमने बोला आपका सिमेट्रिक मोशन होता है, तो जैसी गति जाते वक्त है बिल्कुल वैसी गति आते वक्त भी होता है, कितना t1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो दोनों को जोड़ के टोटल टाइम मिल जाएगा t1 + t2 कितना 2u/g। पढ़ा है अभी कहां पढ़ा सर, झूठ क्यों बोल रहा हूं, अरे देखना यार कहां गया, ओए मेरा 2u/g रहा, लिखा हुआ है, हाँ सर 2u/g टोटल टाइम लिखा हुआ है, ये मिल जाएगा। ये पूछ सकता है कि वो जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, जहां पे टाइम आपको दे रखा था, तो वो टाइम मेरे पास वो जो ऊंचाई है वह हाफ g t1 t2, तो 1/2 g t1 जाते वक्त का समय, t2 आते वक्त का समय। ठीक सर, मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। अब किसी ऊंचाई से कण को फेंक रहे हैं कि भाई मान लो अभी तक जो कण को फेंका था वो धरती से फेंका, धरती पे वापस आया। अरे हाँ सर सिंपल सी कहानी। तो भैया आपने कण को किसी ऊंचाई से फेंका है, ऊपर फेंकोगे तो पहले ऊपर जाएगा, रफ्तार कम 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 कम, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, फिर से नीचे गिरेगा। हाँ सर, अगर आप उसको डायरेक्टली नीचे फेंकोगे तो डायरेक्ट नीचे आएगा। बहुत बढ़िया, अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो प्रारंभिक चाल कितना 0 आएगा। अच्छा समझना, देख हमने पढ़ रखा है कि आपका मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिक मोशन होता है, तो जैसा जाते वक्त वैसा ही आते वक्त वो वेग प्राप्त करेगा। तो देख यहां पे वेग इन दोनों का सेम है, तो समान वेग से नीचे फेंके गए हैं तो अंतिम वेग v1 v2 मेरे पास क्या है सेम आते हैं, अंतिम वेग मेरे पास सेम आते हैं, लेकिन उसको छोड़ा गया है तो वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा मतलब उसकी रफ्तार थोड़ी सी कम होती है। तो भैया जिनको फेंकते हो
वो तेज रफ्तार से टकराएंगे, लेकिन उसको सिर्फ छोड़ा गया, वो कम रफ्तार से टकराएगा। अच्छा सर, ये बात टाइम की, सर टाइम कैसे निकालूंगा? देख, सारे के सारे पार्ट में अगर तुम लोग ध्यान दोगे, प्रारंभिक स्थिति ये है, ऊंचाई, अंतिम स्थिति ये है, तो इनका विस्थापन हर बार होगा नीचे की ओर। यस सर, और कितना h के बराबर, तो माइनस h, तो हर बार विस्थापन कितना? माइनस h माइनस h माइनस h। ठीक है, हम लगाएंगे दूसरा समीकरण ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बस इसमें डालना है वैल्यू। हर बार ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की ओर, तो विस्थापन s पहले केस में माइनस h माइनस h। सर ठीक है, प्रारंभिक चाल से इसमें u ऊपर है तो प्लस में, इसमें u नीचे है तो माइनस है। सर ग्रेविटी हर बार नीचे है तो माइनस माइनस। इन दो समीकरणों में वैल्यू डाला है आपन ने, और डाल के सॉल्व करोगे तो आपको टाइम t1 t2 मिल जाएगा। सेम तरह से इसमें डालोगे, प्रारंभिक चाल u ही 0 है, सॉल्व करोगे तो टाइम कितना? 2h/g है, जो अपन ने करा रखा है। वस्तु को छोड़ा है तो h गहराई गिनने में टाइम कितना? √2h/g से। कहां लिखवाया? झूठ मत बोलो। अरे बताया मेरे लाल, बताया, देख आ गया, आजा, ये रहा 2h/g लिखवाया। हाँ सर, वस्तु को छोड़ा तो h गहराई गिनने में कितना टाइम? √2h/g। अच्छा, तो मान ले यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, और यहाँ टाइम कितना? t3। तो सुनना, एक को ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका, ये दो केस का टाइम t1 t2, और जो छोड़ा गया है उसका टाइम कितना? t3। तो इनका आपस में संबंध क्या होता है? सर t3 मेरे पास होता है √t1 t2। ये काम का पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक सर, चलेगा? हाँ जी सर, परफेक्ट है, डन 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 डन। अच्छा भैया, आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं ज्ञान की बातें। सर ज्ञान की बातें, सर किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। भाई ग्राफ के बारे में, सर ग्राफ के बारे में खास बात, tan थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। सर स्लोप क्या होता है? tan थीटा कहते हैं। सर इसमें थीटा क्या होता है? स्पर्श रेखा का क्षैतिज से बनाया गया कोण। फॉर सिंपल एग्जांपल, कि मान लो कि मेरे पास कोई ग्राफ रहा होगा। हाँ सर, ग्राफ के इस बिंदु पर मेरे को क्या चाहिए? ढाल चाहिए, स्लोप चाहिए। तो कुछ मत करो, इस ग्राफ के पॉइंट पे एक टच करता हुआ लाइन खींच दूं, छू कर जाने वाली रेखा हमने खींच दिया। तो ये जो रेखा बनाए, इसका क्षैतिज के साथ बनने वाले कोण थीटा का tan जो निकलता है उसको बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप के बारे में एक खास बात, कि सरल रेखा ग्राफ का, सरल रेखा ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मेरे पास क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। सरल रेखा का ग्राफ हमेशा मेरे पास क्या आता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सरल रेखा ग्राफ का स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और अवकलन का मतलब बेसिक मैथ में बताया भाई क्या होता है? स्लोप होता है अवकलन का मतलब। ठीक है, तो अवकलन का मतलब ग्राफ में क्या होता है बॉस? स्लोप होता है, स्लोप होता है। सर ठीक है, तो भैया हम कहते हैं कि अगर लाइन कैसा है, तो अगर लाइन मेरे पास हॉरिजॉन्टल है तो थीटा कितना का क्षैतिज से? 0 आएगा, तो स्लोप कितना? 0। अगर सर लाइन मेरे पास क्या है? सर अगर आपका लाइन ऐसा खड़ा हुआ है, वर्टिकल में है, खड़ी लाइन के लिए थीटा कितना आता है? 90। स्लोप कितना? अनंत होगा। ठीक सर, लाइन अगर नीचे से ऊपर जाए तो उसका थीटा 90 से कम बनता है, स्लोप कैसा? पॉजिटिव आएगा, नीचे से ऊपर। लाइन अगर ऊपर से नीचे आता है तो उसका स्लोप कैसा? नेगेटिव बनेगा हमेशा। अब देखो, ये सारे केस में आपका ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब इन सभी में मेरे पास क्या? स्लोप कांस्टेंट है। भाई इन सारे के सारे केसेस का स्लोप मेरे पास कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सरल रेखा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो तब क्या करूं? अगर स्ट्रेट लाइन मेरे पास नहीं हो तो तब क्या करूं? सर तब क्या करूं? तो समझना कि सर ग्राफ ऐसे उठता जा रहा है। हाँ सर, अगर मैं इसको पूरा बनाता तो सर ये कुछ ऐसा बनता। हाँ सर, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा। सर जी हाँ, समझ पा रहा हूं सर। ठीक है, हंसता हुआ चेहरा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे, तो भाई समझना कैसा था वो। तो मैं कुछ जुगाड़ था ना, जुगाड़ इसका कुछ बनाया क्या इसका? एक मिनट को कुछ सोचते जरा इसका। डायरेक्ट करवा दूंगा इसका कुछ जुगाड़, हो तो जाएगा यार। देखो करते हैं। ठीक है, समझना। देखो, अगर मेरे पास ग्राफ ऐसे हंसता हुआ चेहरा है, हंसते हुए चेहरे पर जो राइट साइड पे, ठीक है, हंसते हुए चेहरे के राइट साइड पे क्या भैया? ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। हंसते हुए चेहरे में अगर ऊपर चढ़ेंगे तो मेरे पास स्लोप बढ़ता है, tan थीटा बढ़ता है। याद रखना, हंसते हुए चेहरे पे, हंसती हुई स्माइल पे करते ना ऐसे है ना, हंसते हो। देखो मेरी हंसी आती नहीं है, ठीक है, समझना। तो अगर हंसता हुआ चेहरा है तो राइट साइड पे जहां ऊपर जाते हो स्लोप हमेशा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा। अब तुम बोलोगे सर
तो ऊपर तो यहां भी जा सकता हूं। अरे लल्लू लाल, हम क्वेश्चन जब भी कॉपी में लिखते हो लेफ्ट से राइट लिखते हो ना, तो वहां से हमेशा आगे ना, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, हमेशा आगे ही बढ़ना है। सर ठीक है, तो भी आपने ग्राफ बनाया सर, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देख सर, ये देखो सर, यहां तो नीचे आ रहा हूं सर, जो यहां पे नीचे आओगे ना, यहां पे नीचे आओगे तो मेरे पास क्या है भैया, इसका स्लोप, इसका जो स्लोप होगा, ठीक है। पहली बात सर, देखो सर, इधर जो कोण है आपका बिल्कुल ऐसा लाइन दिखता है नीचे से ऊपर, हाँ सर, नीचे से ऊपर दिखता है तो भैया एक, इसका स्लोप होगा धनात्मक। और सर ये तो ऊपर से नीचे, तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका स्लोप कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव होगा। अब इस केस में सर क्या होता है सर, मेरे पास आपकी जो रफ्तार है, जो आपका स्लोप है सर, वो घटता है। स्लोप क्या करेगा मेरे पास, घटेगा। अच्छा है सर, ठीक है। हम बात करें स्लोप के परिमाण की। देखो स्लोप के परिमाण की बात कर रहा हूं, परिमाण लगातार घटेगा, तो ठीक है, चलेगा। नेगेटिव है और घटता हुआ है सर, इधर पॉजिटिव लेकिन बढ़ रहा है, सेम कहानी सर। वहां पे उदास चेहरा सर, उदास चेहरे में सर वही कहानी। उदास चेहरे में भैया मेरे पास जो राइट साइड वाला हिस्सा है, उसमें जैसे जैसे आप लोग जाओगे नीचे, दूसरा ठीक करोगे इसमें, इसका यार देखो, अगर मेरे पास ये उदास चेहरा है, तो अगर आप बात कर भैया इसकी, चल जा दोस्त, ऐसा ना कर, ओ ब्रो, इसके तो प्राण निकल गए, चल गया, ठीक है। यहां से हमारे पास, ठीक है, अगर हम लोग यहां से यहां जाते हैं ऊपर की ओर, तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास क्या होता है, स्लोप और टेन थीटा मेरे पास दोनों ही घटते हैं, दोनों घटते हैं। देखो नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर जाओगे तो स्लोप मेरे पास हमेशा धनात्मक ही बनेगा। देख ये पार्ट एक जैसा, बस फर्क क्या, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका ऐसा होता है। ठीक सर, चलेगा, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, एकदम चलेगा, ठीक है। आप तो उसको छोड़ो, आप सिर्फ इतना याद रखो, इससे आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर स्लोप धनात्मक, ऊपर से नीचे स्लोप ऋणात्मक। देखो बस, नीचे से ऊपर धनात्मक, नीचे से ऊपर धनात्मक, देख लो भैया, नीचे से ऊपर गया स्लोप धनात्मक है, नीचे से ऊपर गया स्लोप धनात्मक है, ठीक सर। बस फर्क क्या है, अगर आप ऐसे खोलते हुए जाओगे ना, ऊपर ज्यादा चढ़ोगे तो स्लोप बढ़ेगा, चढ़ावट थोड़ी कम हो रही है तो स्लोप मेरे पास घटेगा। इनकी बस शक्लें याद रख लो, इनसे अपना काम आराम से हो जाता है। चल ठीक है भाई, नहीं भाई कुछ और ही बताऊंगा इसमें यार। टाइम कितना हुआ अपने पास अभी, समय ज़्यादा ऊपर ना करें, चलो कोई नहीं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा मैं, इसको क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। अब मेरे पास क्या भैया, स्लोप से जुड़ी कुछ खास बातें, ग्राफ से जुड़ी खास बातें, कि आपका जो ग्राफ है वो पूरा इस पूरे पेज में समा जाता है। ग्राफ, 3 तरह का ग्राफ आप लोग यहाँ पे देखोगे मेजरली, एक्स टी, वी टी, ए टी। तो एक्स क्या है, स्थिति का समय के साथ ग्राफ, वेग का समय के साथ ग्राफ, और ए का समय के साथ ग्राफ। ग्राफ में कुल मिला के 2 ही बात है, या तो स्लोप या एरिया। स्लोप दिखाते हैं अवकलन से, एरिया दिखाते हैं समाकलन से। देखो मेरे पास एक्स टी ग्राफ का स्लोप मतलब कि अवकलन dx बटा dt, स्लोप जो होता है वो वेग v को दर्शाएगा। अच्छा, सबने बात कर चुके। सर अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल था, स्लोप कितना 0, तो वेग भी 0। सर तिरछा लाइन नीचे से ऊपर जाओगे तो वेग मेरे पास धनात्मक, क्योंकि स्लोप होता है कांस्टेंट। देख ले, वही बात है जो मैंने यहां समझाई, वही सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूं। देख ले भाई, क्या बोला अपन ने, सर लाइन क्या नीचे से ऊपर गया, यस सर, स्लोप कैसा धनात्मक, तो वेग भी कैसा धनात्मक। सरल रेखा है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, वेग भी कांस्टेंट होगा। बहुत बढ़िया सर, ऊपर से नीचे आने पर हमारे पास क्या होता है, स्लोप नेगेटिव आता है। स्लोप नेगेटिव तो v भी नेगेटिव। सर स्ट्रेट लाइन है तो वेग मेरे पास कांस्टेंट आएगा, तो नेगेटिव और कांस्टेंट। सर देखो लाइन नीचे से ऊपर गया है, नीचे से ऊपर हमेशा स्लोप धनात्मक ही आएगा। सर धनात्मक हो गया तो वेग भी धनात्मक हो गया। सर लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लगातार चेंज हो रहा। तो मैंने कहा था अगर आप ऐसे चढ़ते हुए ऐसे आओगे, भैया क्या है ये चांद, टकली वाले कैसे क्या है आपका डिक्रीजिंग, मतलब रफ्तार लगातार कम हो रहा है। सर अगर ऊपर चढ़ोगे, ऊपर चढ़ेंगे तो मेरे पास क्या है, v धनात्मक, नीचे से ऊपर धनात्मक, और ये क्या है इंक्रीजिंग ना। पुष्पराज भाई झुकता नहीं है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ते हुए भैया रफ्तार बढ़ेगा, समझ लो रफ्तार बढ़ रहा है। आई होप इसमें अपने को सब कुछ क्लियर रहा।
होगा। ठीक सर, चलेगा क्या? हाँ जी सर, रफ्तार मेरे पास बढ़ रहा है। सर अब सुनेंगे वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ का जो होता है स्लोप वो देता है त्वरण। सारी कहानी वही सेम टू सेम। देख ले भैया, देख हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप कितना 0, इसका स्लोप क्या है त्वरण, ए 0 हो गया। नीचे से ऊपर स्लोप कैसा धनात्मक, तो स्लोप धनात्मक तो ए धनात्मक, यस सर, और कांस्टेंट है। सर ऊपर से नीचे आए आपका क्या होता है स्लोप नेगेटिव होता है, तो ए भी कैसा नेगेटिव हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ए मेरे पास कांस्टेंट है। शाबाश सर, देखो ऐसे गए हैं। हाँ सर, पुष्पराज चढ़ रहे ऊपर, तो ऊपर चढ़ रहे तो मेरे पास क्या ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा। ऊपर से नीचे से ऊपर तो ए धनात्मक, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ए कैसा धनात्मक। अब से ये झुक रहा है, ये तो झुक रहा है, झुकावट आ रही है, तो भैया ए कैसा घटता हुआ आएगा। ठीक सर, तो ऐसे ही वीटी ग्राफ का जो होता है एरिया वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल के आपको देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको निकाल कर ये देता है। सर ठीक है, अब भैया ग्राफ है हमारे पास, एक ऊपर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला एरिया होता है धनात्मक, नीचला क्या होता है ऋणात्मक। अगर दोनों एरिया को जोड़ा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। अगर दोनों एरिया को जोड़ोगे तो डिस्टेंस मिलेगा। अगर इनको घटाओगे भाई, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, घटाओगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक सर, यहां बात करते हैं एटी ग्राफ। वही बात है, एटी ग्राफ का काम का क्या चीज है, एरिया। तो एटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, वेग में परिवर्तन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक सर, चलेगा, वेग में परिवर्तन देता है। अब जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो अगर ए धनात्मक है तो वेग बढ़ता हुआ मान लेना, ए ऋणात्मक है तो घटता हुआ मान लेना। लेकिन हाँ, ये बात हर बार सच नहीं है कि अपन दिखा चुके हैं। ए धनात्मक के साथ वेग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सर क्यों, वी और ए समान दिशा में तो वेग बढ़ता है, उल्टी दिशा में तो घटता है। ठीक है, अब देखो कहानी तो मैंने यहां पे खत्म कर दिया है। अब मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने बहुत तेज पढ़ा दिया। लाला देख, माइंड मैप है। माइंड मैप का मतलब ये कि भैया आपने चीजें ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक दो बार देखा हुआ है, तो आप उसको बहुत फास्टेस्ट तरीके से क्रिस्प फॉर्म में खत्म कर रहे हैं। आपका काम क्या है कि सर आपने एक बार चीजें बोल दिया, हमने सुन लिया, समझ लिया, अब आपको बस इसको एक बार बैठ के ढंग से रिवाइज कर लेना है। बहुत कोई हैवी कंटेंट नहीं दिया है, मात्र 15 पेज का। 15 पेज में आपका पूरा का पूरा मोशन इन 1D अपन ने खत्म किया। हालांकि इसमें सापेक्ष गति फिलहाल बाकी, वो मैं सेकंड चैप्टर में ऐड कर दूंगा। लेकिन भैया बात समझो, 1 घंटे में मोशन 1D खत्म करा है। यस, इसको ढंग से तमीज से पढ़ लेना, बहुत क्रिस्प है। मतलब मान लो कि मेजोरिटी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आपके मोशन इन 1D के होते हैं वो यहाँ खत्म हो जाएंगे, इसी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैंने हर एक चीज़, हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सोचते हुए डेटा को डाला है। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़िएगा। आई होप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो भैया लेक्चर को लाइक जरूर करके जाए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कर देना। ठीक है, बाकी आप लोग ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय।